इकोनॉमिक्स के अंदर में कैसे आंसर राइटिंग करनी होती है, हम इन तथ्यों पर बात करने वाले हैं। डायग्राम तो बना दिया, लेकिन एक्स एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल है, वाई एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल है, पता ही नहीं है और यही छोड़ करके आ जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के मध्य अंतर, मध्य मतलब बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस बताने हैं। इनकम है 5 लाख रुपए, डिमांड कितनी हो रही है 2 इकाई। इनकम हो गई 10 लाख, डिमांड देखो 1 इकाई। ऐसा कब होता है? हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। क्लास 12वीं के उन बच्चों के लिए ये एक मात्र वीडियो है जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि इकोनॉमिक्स में हमें परीक्षा में कैसे आंसर करने होते हैं, यानी कि आपको आंसर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है कि कैसे हम इकोनॉमिक्स के अंदर में अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करके पूरे के पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। हर एक चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो को ईमानदारी से एक बार जरूर देख लेना। यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी सीखना है आपको कि बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें, अभी सीखे। देखो ये सारी बातें मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं वैसे तो कह रहा हूं क्लास 12th के बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चे जो क्लास 11वीं में हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखेंगे जो पूरी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो क्लास 12वीं के बच्चों के साथ साथ क्लास 11वीं के बच्चों को भी ये सारी बातें मुख्य तौर पर ध्यान रखनी ही होती है। यहां पर मैं स्पेशली तो कह रहा हूं क्लास 12वीं के बच्चों के लिए जिनका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में होना है, इकोनॉमिक्स के अंदर में कैसे आंसर राइटिंग करनी होती है, हम इन तथ्यों पर बात करने वाले हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक एक बातें मैं आपको बताने वाला हूं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट टाइम टू टाइम कर सकते हो। यहां पर सबसे पहली बात किस पर हम करेंगे कि प्रत्येक प्रश्न को आप 2 बार पढ़िएगा। इसके पीछे सेंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप एक बार जब प्रश्न पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हां ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन जब दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि पहली बार कुछ मिस हो गया होगा, तो दूसरी बार आप उस प्रश्न को बहुत ही ईमानदारी से देखते हैं तो पता चलता है सर ये 2 सेगमेंट में है, क्वेश्चन 3 भाग में पूछा हुआ है, 4 भाग में पूछा हुआ है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पोर्शंस को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो पहली बार जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, फास्ट रीड करिएगा, ठीक है ना। अगर अटक गए तो समझो कि वहां पर रुक करके ध्यान से देखिए कि टर्म्स क्या कह रहा है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि आखिर टर्मिनोलॉजी कह क्या रहा है, पूरा सवाल क्या कहता है, कितने सेगमेंट में क्वेश्चन बटे हुए हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा, उत्तर को सीधे तौर पर मुद्दों पर लिखना होता है। क्या सवाल क्या है, उसका जवाब कैसे देना है, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताने वाला हूं। पूरी ईमानदारी से एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहां पर उत्तर को ज्यादातर आप क्या करते हो, अरेंज में या फिर क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिख पाते। कई बार ऐसा होता है कि सर पहला सेगमेंट नहीं आ रहा था तो मैंने दूसरा सेगमेंट लिख दिया, उसके बाद मैंने जो अगला सेगमेंट लिखा। इस तरीके से आपकी गड़बड़ी हो जाती है आंसर राइटिंग में। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रमबद्ध तरीके से आप कैसे उत्तर दे सकते हो। उसके बाद अंतर वाले जो प्रश्न होते हैं, 2 विषय वस्तुओं में अंतर करने के लिए दे दिया, इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी आपकी होती है कि आप एक फॉर्मेट ऊपर लिख दिए, दूसरा नीचे। यही सबसे गलत तरीका है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में ये सही तरीके क्या होते हैं, ठीक है। परिभाषा वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, परिभाषा आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं, उसमें आपकी तो गड़बड़ी होती ही होती है। आप लोगों को लगता है कि सर सीधा तौर पर पूछा था डेफिनेशन, परिभाषा, तो हम परिभाषा देकर के आ गए। लेकिन भाई साहब परिभाषा के साथ में अगर किसी का सूत्र भी है और आप जानते भी हैं तो उस सूत्र को जरूर लिखिए। और हमेशा मैं कहता हूं कि परिभाषा और सूत्र अलग अलग बातें नहीं है, बल्कि उसी परिभाषा से सूत्र तैयार हुआ है या फिर सूत्र से परिभाषा ही लिखा गया है। तो आप सूत्र और परिभाषा दोनों साथ साथ में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। यहां पर प्रश्न के जो मूल विचार है उसको समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर उसमें तालिका का जिक्र किया हुआ है, रेखा चित्र का जिक्र किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा आप लोग प्रश्न देखते होंगे कि इकोनॉमिक्स में, खास करके इकोनॉमिक्स के अंदर में तालिका और रेखा चित्र के बारे में लिखता ही नहीं, जबकि उस क्वेश्चन में तालिका और रेखा चित्र जरूर होता है। तो यहां पर हम कैसे वो समझ सकते हैं कि सर तालिका उसमें देना है या नहीं देना है, रेखा चित्र बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। अच्छा, रेखा चित्र में भी आप लोग गड़बड़ी क्या करते हो, एक्स अक्ष पर क्या रहेगा, वाई अक्ष पर क्या रहेगा, पता ही नहीं है, या फिर आपने लिखा ही नहीं। डायग्राम तो बना दिया, लेकिन एक्स एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल है, वाई एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल है, पता ही नहीं है और यही छोड़ करके आ जाते हैं, अंक कट जाता है, ठीक है ना। यहां पर देखोगे
अर्थशास्त्र के अंतर्गत, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत कई सारे नियम या फिर सिद्धांत आपसे पूछता है, जैसे कि मांग का नियम हो, पूर्ति का नियम हो, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में कई सारे सिद्धांत या फिर नियम है, और इनसे संबंधित अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो मान्यता को हमेशा टू द पॉइंट लिखिए, हमेशा टू द पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं करना है, मतलब बुलेट लाइन में लिखना है। एक लाइन में लिखा, बात समाप्त, दूसरा लाइन तो दोहराना ही नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम इन्हीं मुद्दों पर अभी पूरे का पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला आप यहां पर समझियो, हम यूपी बोर्ड का एक उदाहरण लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ उदाहरण ही समझना, मैं यहां पर क्वेश्चन बताने वाला नहीं हूं, मैं क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं ये मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या 27 मॉडल प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड 2025 वाले मॉडल पेपर में पूछा गया है। वो वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें यह तो बता दिया है कि तालिका और रेखा चित्र होने हैं या नहीं होने हैं, स्पष्ट कह दिया है कि यहां पर आपको रेखा चित्र के माध्यम से ही एक्सप्लेन करना है। संबंध किसके बीच में पूछा है? औसत लागत और सीमांत लागत। तो दोनों को सबसे पहले क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है। आओ समझते हैं। यहां पर देखोगे हमने क्या कहा आपको, प्रत्येक प्रश्न को 2 से अधिक बार आप पढ़िए, 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, 2 से ज्यादा बार कोशिश करिएगा पढ़ने का, और यह समझने की कोशिश करिए कि आखिर में क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो संबंध पूछा है, ये बातें तो क्लियर हो गई। किसके बीच संबंध पूछा है? तो औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध पूछा हुआ है, यानी कि एसी और एमसी के बीच में रिलेशन पूछा है। अब यहां पर से रेखा चित्र के बारे में भी बातें स्पष्ट हो गई है, ठीक है ना। दूसरा अप्रोच सुनिए ध्यान से। अब यहां पर कह रहे हैं कि उत्तर को सीधे मुद्दे पर लिखिए कि आखिर ये सवाल पूछा क्या है और हमें जवाब कैसे देना है। सबसे पहले आप इसका माइंड मैप तैयार कर लीजिए दिमाग में ही, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखिएगा आप क्वेश्चन पेपर में, आंसर राइटिंग करना है बाद में। पहले माइंड में फिट करो कि लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको यहां पर पता चल गया कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताने हैं। तो हमने क्या किया, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों को डिफाइन कर लिया। और मैंने आपसे क्या कहा कि परिभाषा देते समय आप सूत्र को जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो सूत्र सहित आपको परिभाषा देना है दोनों ही टर्म का, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। उसके बाद औसत लागत और सीमांत लागत में चूंकि संबंध पूछा है तो आप यहां पर रेखा चित्र की सहायता से इसे व्याख्या करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से 3 अलग अलग सेगमेंट में टूटेगा, इसका आंसर राइटिंग। और इस तरीके को अगर आपने अपना लिया तो पूरे के पूरे अंक आपके हैं साहब। अब यहां पर देखो दूसरा अप्रोच क्या कह रहा है। अब हम कह रहे हैं कि उत्तर को क्रमबद्ध तरीके से ही लिखिएगा। क्रमबद्ध तरीका का मतलब क्या है? रिलेशन पूछा है ना सीमांत लागत और औसत लागत के बीच में, दोनों को डिफाइन कर लिया, दोनों में सूत्र भी हमने शामिल कर दिया, तालिका और रेखा चित्र की जो है वो व्याख्या कर दिया। तालिका तो नहीं बट यहां पर रेखा चित्र तो है ही, तो इसका मैंने व्याख्या कर दिया। बिल्कुल ये बातें आपने पहले भी समझ लिया है, मतलब स्टेप वाइज बिल्कुल सही चीज है। अब सवाल यहां से आता है, मान लीजिए कि अगर अंतर वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपसे, बताइए व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है, बताइए पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर क्या है, केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। ये बातें आपको समझ आ रही है? यही चीजें तो आपको यहां पर कैसे एक्सप्लेन करना है, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी आपसे अंतर वाले प्रश्न को पूछा जाए तो जवाब आपको अंतर तालिका बना करके ही देना है। अब ये होता है अंतर तालिका, एक साइड में एक विषय वस्तु, एक विषय सामग्री, दूसरी साइड में दूसरी विषय वस्तु या दूसरी विषय सामग्री आपको लिख देनी है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, जैसे कि हम क्वेश्चन संख्या ले रहे हैं 21, जो कि मॉडल प्रश्न पत्र में पूछा हुआ है यूपी बोर्ड के अंदर, 2025 का ही मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। तो वहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के मध्य अंतर, मध्य मतलब बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस बताने हैं। अब यहां पर देखिएगा अंतर का आधार आपको सेम टू सेम लेकर के काम करना है। जैसे कि एक तरफ लिख दिया पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरी तरफ एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता को सबसे पहले मैंने किस आधार पर बताया है, क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों की संख्या के आधार पर भिन्नता करना है। सो यहां पर मैंने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है। जबकि यहां पर एकाधिकार के अंदर हमने क्या बताया है
कि एकाधिकार बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता और अधिक क्रेता होते हैं। तो इस तरीके से पहला बेसिस क्या बना कि हम क्रेता और विक्रेता के आधार पर दोनों में भिन्नता कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा, इस बाजार में यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं समरूप होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यानी कि वस्तु लेकर के बात कर रहे हैं, यहां पर भी वस्तु के आधार पर ही डिफरेंस बताने हैं। यहां देखिएगा एकाधिकार के अंदर स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का अभाव होता है। समझ पाए, यानी कि एक अनोखा उत्पाद बेचा जाता है। तो आप यहां पर वस्तुओं के आधार पर डिफरेंशिएट कर दिए। उसके बाद फिर से देखिए तीसरा आधार क्या लिया हमने, नए फर्मों के प्रवेश और छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। यह मैंने बता दिया कि वहां पर प्रतिबंध है नए फर्मों के या नहीं। तो यहां पर तो भाई नहीं होता, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर नए फर्मों के प्रवेश और छोड़ने की पूरी आजादी रहती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन एकाधिकार में नए फर्मों के प्रवेश और छोड़ने पर पूरा रिस्ट्रिक्शंस रहता है। प्रवेश पर तो रिस्ट्रिक्शन रहता ही है, नए फर्म इंटर नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहां से इस तरीके से आपको अंतर वाले प्रश्नों का उत्तर देना होगा अंतर तालिका बना करके। अब वो सवाल आ गया जहां से आप जानोगे कि अगर परिभाषा आधारित सवाल पूछा हुआ है तो क्या, उसका जवाब कैसे देना है। तो परीक्षा आधारित जितने भी परिभाषा आधारित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसमें आप उत्तर जब भी लिखोगे तो परिभाषा के साथ में सूत्र अवश्य लिखना। परिभाषा आधारित जब भी सवाल पूछा जाए तो परिभाषा तो देना ही देना है, साथ में ही हम उत्तर भी इसका किस प्रकार से लिखेंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला देते हुए। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। फॉर्मूला को चाहो तो आप अंग्रेजी से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी माध्यम का फॉर्मूला, हिंदी माध्यम का जो भी बच्चा है फॉर्मूला को हिंदी से भी अंग्रेजी से भी जैसी मर्जी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना। अब यहां पर अगर आप कहीं मान लीजिए कि जैसे कुल आय को बता रहे हैं, टोटल रेवेन्यू को बता रहे हैं, तो आपने लिख तो दिया कि टीआर इक्वल टू होता है पर यूनिट प्राइस इंटू कितना आउटपुट सेल किया गया है, बेची गई वस्तु की मात्रा और वस्तु की प्रति इकाई कीमत, दोनों को गुना कर दिया जाए तो कुल आगम निकल जाएगा। जैसे 5 रुपए के हिसाब से 10 कलम बेचा गया है तो टोटल कमाई दुकानदार की कितनी हो गई है, 50 रुपए। यही तो है टोटल रेवेन्यू। ये आपने डिफाइन तो कर दिया लाइन में, लेकिन आप इस प्रकार से सूत्र में भी बातें स्पष्ट जरूर कर देना। अगर कोई भी परिभाषा आधारित प्रश्न पूछा जाए उसके साथ में सूत्र का प्रयोग अवश्य करना है। ठीक है ना। चलो अब यहां पर आते हैं, अगला अप्रोच समझो ध्यान से। अगर प्रश्न का मूल विचार आपको नहीं समझ आया तो फिर आप अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। अच्छे से आंसर राइटिंग करने के लिए बात बहुत जरूरी है कि आप हमेशा से उसके मूल विचार को समझें, मूल विचार को समझें कि आखिर वो प्रश्न कह क्या रहा है। उसके बाद आप ये भी देखें कि तालिका की उसमें जरूरत है क्या, क्या उसमें रेखा चित्र चाहिए क्या। तो आप तालिका और रेखा चित्र का अवश्य प्रयोग करिए अगर उसमें तालिका और रेखा चित्र हो सकता है तो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन संख्या 27 में ही हमने देखा, अथवा में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, मॉडल प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड 2025 में ही आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि आय में परिवर्तन के कारण एक वस्तु के मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। आप क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन केवल लिख करके आ जाएंगे कि आय और मांग के बीच में सीधा संबंध है, आय और मांग के बीच में विपरीत संबंध भी होता है। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ऐसे में आपको समझना होगा कि हम लाइन बाय लाइन यहां पर चीजें तो लिखेंगे ही, उन्हीं बातों को हम टेबल से डायग्राम से एक्सप्लेन भी करेंगे, तब जाकर के पूरा का पूरा अंक आएगा। अब बताइए मुझे कि कहीं पर यहां पर बोला है कि तालिका और रेखा चित्र का प्रयोग करिए, नहीं बोला है। लेकिन कितने अंक का क्वेश्चन है मालूम है, यह आप देख लेना। क्वेश्चन संख्या 27 की बात कर रहे हैं ना, 27 के अथवा में प्रश्न पूछा हुआ है यूपी बोर्ड 2025 वाले मॉडल प्रश्न पत्र में। तो यहां पर आप इसके मार्क्स वेटेज एक बार अपने नजर से जरूर देख लेना, मैं आपको क्या बताऊं आप खुद ही देख लेना तो आपको ज्यादा यकीन होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और यहां पर सिर्फ 1-2 लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगी, आपको टेबल डायग्राम का सही तरीके से प्रयोग करना होगा। यही तो हमारे हथियार हैं, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का हथियार यही है, तालिका और रेखा चित्र। आप लड़ाई करने जा रहे हो, आप फाइट करने जा रहे हो, प्रश्न से लड़ने जा रहे हो, तो आपके पास हथियार होने बहुत जरूरी है। कौन से हथियार, टेबल डायग्राम।
टेबल, डायग्राम। समझ पाए? सूत्र, डेफिनेशन, ये सारे आपके लिए हथियार हैं, औजार हैं। सो इसका प्रयोग जरूर करिए। जैसे मैंने यहां पर बता दिया कि किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने पर कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है, तो वहीं वह कुछ वस्तुओं की मांग क्या कर देता है? घटा भी देता है। इसलिए आय में परिवर्तन के कारण एक वस्तु के मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को हम दो तरीके से देख सकते हैं। अब ये दो तरीका कौन सा होगा? एक तो होगा सामान्य वस्तु के संदर्भ में, दूसरा निम्न कोटि की वस्तु के संदर्भ में, यानी कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, है ना। इनकम के साथ तो यही दो रिलेशन हम लोग देखते हैं गुड्स का। अब यहां पर देखोगे, सबसे पहले हमने सामान्य वस्तु को परिभाषित कर दिया। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखोगे आप, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप यहां पर अंडरलाइन भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर नॉर्मल गुड्स के बारे में, यानी कि सामान्य वस्तु के बारे में लिखा हुआ है। डिफाइन कर दिया कि जब आय बढ़ने के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो इसे हम सामान्य वस्तु कहते हैं, यानी कि इनकम बढ़ने पर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाए तो ये क्या है? सामान्य वस्तु है। ठीक है, इनकम घटने पर मांग क्या हो जाए? घट जाए, तो ये भी क्या है? सामान्य वस्तु है। यानी कि आय और मांग के बीच में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है, धनात्मक संबंध है। देखिए वही बातें यहां पर मैंने बताया है कि यह कैसा प्रभाव दिखा रहा है? आय प्रभाव कैसा है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। आपने टेबल ले लिया इस प्रकार से, इसी बेसिस पर जो बातें आपने लिखी है ऊपर में कि आय बढ़ने के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो सामान्य वस्तु। देखो यहां पर आय था 5 लाख रुपए, डिमांड हो रहा था 1 इकाई, आय हमने बढ़ा दिया 10 लाख रुपए, तो इनकम बढ़ने से डिमांड भी क्या हुआ? बढ़ गया, हो गया सामान्य वस्तु। अब इसका डायग्राम बनेगा क्या? हां बनेगा। देखोगे कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे। अब चूंकि यहां पर दो ही वेरिएबल हैं, ध्यान देना, एक वेरिएबल है आय और दूसरा क्या है? मांग की मात्रा। मांग की मात्रा कहां पर लिखेंगे? एक्स अक्ष पर। आय कहां लिखेंगे? वाई अक्ष पर। तो ऊपर मैंने वाई एक्सिस ले लिया, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस है। हमने मांग की मात्रा कहां पर लिख देना है? मांग की मात्रा हमने लिख दिया एक्स एक्सिस पर। यहां वाई एक्सिस पर क्या लिख देंगे? आय लिख देंगे। अब आपको क्या दिखाना है कि जब आमदनी है 5 लाख रुपए, मान लीजिए यहां पर 5 लाख रुपए ले लिया, उस वक्त मांग की मात्रा कितनी है? तो मांग की मात्रा है 1 इकाई। ठीक है, तो मैंने यहां पर दिखा दिया Y1 और ये क्या है? Q1। जैसे मान लीजिए ये हम मान लेते हैं हमारा क्या है? Y1 है, उस समय ये क्या है? Q1 है, मतलब पहली बार डिमांड किया जा रहा था। इनकम ये हो गया 10 लाख रुपए, तो डिमांड क्या हो गया? 2 इकाई। तो यहां पर अब हम कैसे दिखा रहे हैं, ध्यान देना। जो दूसरी कंडीशंस है कि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ा है, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। देखिए इनकम बढ़ा, तो इनकम बढ़ने के साथ डिमांड भी क्या होगा? मांग भी क्या हुआ है? बढ़ गया है। आपने ये दिखा दिया। अब यहां पर लिख दो, मैं इसको हटा रहा हूं स्पेस के लिए थोड़ा सा। तो यहां पर मैंने कर दिया है Y2 और ये मैंने क्या कर दिया? Q2। इसका मतलब आमदनी में वृद्धि होने पर इधर देखिए मांग में वृद्धि हो रहा है। आप इसको दिखा दिए। अब यहां पर दोनों ही पॉइंट को लेते हुए आप इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, दोनों की मिलाते हुए हमने क्या बना दिया? ये मांग वक्र। और मांग वक्र का स्लोप कैसा है? तो स्लोप यहां पर आप कह सकते हो पॉजिटिव है, धनात्मक है। क्या ये बातें समझ आई है? आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करने होंगे, तब आपके पूरे के पूरे अंक आएंगे। अब कोई भी बच्चा दोबारा से सवाल नहीं करेगा कि सर टेबल और डायग्राम लेना है या नहीं लेना है। लेना है भाई साहब, है ना, क्योंकि यहां पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता। फ्री में अंक नहीं मिलेंगे, फ्री में तो सांसें भी नहीं मिलती। सांस छोड़ते हैं तो सांस आता है, यह भी बात है। सो कुछ छोड़ते हैं, कुछ त्याग करना सीखो। अभी आपकी मेहनत, अभी आपकी ईमानदारी अपनी पढ़ाई में दिखनी जरूरी है। बात समझ रहे हो मेरी? चलिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये सारी चीजें बताना सही समझा और मैंने आपको बताया भी। अब जो बातें यहां पर आपने एक्सप्लेन किया है, जो बातें टेबल में दिखाई है, जो बातें डायग्राम में दिखाई है, वही बातें आपको नीचे भी तो लिख देना है। जैसे देखो, रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता की आय OY1 है, यानी कि जब इतना है, तो मांग कितना है? तो मांग की मात्रा OQ1 है, OQ1 है। जब आय OY1 से बढ़कर के कितना हो जाता है? OY2 हो जाता है, OY2 हो जाता है। तो मांग की मात्रा OQ से बढ़कर
OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाती है। बात समझ आया? मतलब जो यहां पर घटना हो रहा है उसी लाइन को हम यहां पर लिख रहे हैं। इस प्रकार से यह आय और मांग के बीच में कैसा संबंध बता दिया? धनात्मक संबंध या धनात्मक प्रभाव को दिखा दिया। हो गया एक्सप्लेन? तो यह हुआ सामान्य वस्तु के लिए। बिल्कुल अब ऐसा ही आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अब आप यहां पर निम्न कोटि की वस्तु के संदर्भ में भी बिल्कुल सेम टू सेम काम करिए। मैंने कहा आपको क्वेश्चन बताने के लिए नहीं आए हैं, आपको आंसर की फॉर्मेटिंग समझाने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपने देख लिया है कि अब मैंने क्या कहा कि आय बढ़ने के कारण मांग की मात्रा क्या हो जाए? घट जाए। आय बढ़ने के कारण मांग की मात्रा क्या हो जाए? घट जाए। या फिर आय घटने के कारण मांग बढ़ जाए। मतलब आप समझो आय और मांग में कैसा संबंध दिख रहा है? ऋणात्मक। इनकम बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, इनकम घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। बात समझ आया? ऐसा जनरली कब होता है मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो यहां पर आपने पॉजिटिव रिलेशन देखा क्या? नहीं। कैसा रिलेशन दिखा? इनवर्स, नेगेटिव। इसलिए आप इसको कहेंगे आय प्रभाव क्या है? ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। अब यही बातें आप टेबल में देख लो एक बार। इनकम है 5 लाख रुपए, डिमांड कितनी हो रही है? 2 इकाई। इनकम हो गई 10 लाख, डिमांड देखो 1 इकाई। ऐसा कब होता है? जब हमारी आमदनी बढ़ती है। अभी मान लो कि हम बाइक से चलते हैं, आमदनी बढ़ गई तो मैंने कार खरीद लिया। अब चूंकि हम कार से आना जाना हर जगह करते हैं तो बाइक की डिमांड क्यों करेंगे? तो इनकम बढ़ने पर हमने कार की डिमांड बढ़ाई। तो कार क्या है? सामान्य वस्तु, हमारे लिए, सबके लिए नहीं। इनकम बढ़ने पर हमने कार की डिमांड बढ़ाई है तो कार हमारे लिए सामान्य वस्तु है। लेकिन चूंकि मैंने कार खरीद लिया इसलिए मैं मोटरसाइकिल का डिमांड या साइकिल की डिमांड घटा दूंगा। तो जिसकी डिमांड मैंने घटाया, क्यों? चूंकि इनकम ज्यादा हो गया था तो मैंने कार खरीद लिया। तो अगर कार से घूम फिर कर ही रहे हैं तो फिर साइकिल या फिर मोटरसाइकिल क्यों खरीदेंगे? तो इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि इनकम बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है वो होता है सामान्य वस्तु, और इनकम बढ़ने से जिन दूसरी किसी वस्तु की मांग घट जाती है वो होता है क्या? निम्न कोटि की वस्तु, तुच्छ वस्तु। समझ पाए? बिल्कुल वही चीजें यहां पर मैंने एक्सप्लेन करा है आपको कि इनकम बढ़ने के बाद डिमांड क्या हुआ है? घट गया है। यहां पर आपसे हम कह रहे हैं फिर से आप रेखा चित्र जरूर तैयार कर लीजिएगा। वाई एक्सिस पर आपको लिखना है आमदनी, क्या लिखना है? आय को लिखना है। और एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है? मांग की मात्रा को लिखना है। क्या लिखोगे? मांग की मात्रा को लिखोगे। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपने यह बता दिया कि इनकम यहां पर है और डिमांड यहां पर है, ठीक है, अच्छी बात है। इनकम यहां पर है तो y1 कर दीजिए, जैसे कि मैं यहां पर कर दे रहा हूं y1, ये हो गया y2, ये हो गया आपका q1, है ना, और ये अब क्या जा रहा है? q2। तो ऐसे ही मैं यहां पर अब दिखाऊंगा कैसे। इनकम क्या हुआ है? 5 लाख से 10 लाख। y1 ये था, देखो y1 5 लाख है, y2 10 लाख हो गया। मतलब इससे इधर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। तो इनकम मैंने बढ़ा दिया, लेकिन मांग की मात्रा क्या होगी? तो मांग की मात्रा देखो 2 से घट करके कितना हो गया? 1 इकाई। यानी कि यहां पर जो हमारा मांग था Q1 अब घट करके इधर आ जाएगा। तो घट करके इधर आ जाएगा तो हम इसको अब यहां पर डाल दिए। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? Q2। यानी कि आमदनी के बढ़ने से, आमदनी जैसे बढ़ा, डिमांड क्या हुआ? घट गया। तो आप यहां पर इन दोनों ही पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचिए। डिमांड कर्व जो कहलाएगा, मांग की रेखा कहलाएगा, तो ये आपका हो गया DD। और यहां पर स्लोप कैसा है? तो स्लोप यहां पर कैसा है? नेगेटिव स्लोप वाला है। यही काम आपको करने हैं। मैंने लगातार देखा है कि टॉपर्स बनने वाले जितने भी बच्चे हैं हमारी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, इस नए तरीके और नई टेक्निक को फॉलो करके अच्छे अंक हासिल किए हुए हैं, लगातार हासिल किए हुए हैं। ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड देखा है 2018 से लेकर के अब तक का, लगातार। एक ऐसा नहीं कि केवल 1-2 साल में, लगातार मैंने रिकॉर्ड देखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि रेखा चित्र से, तालिका से क्या चीजें स्पष्ट है, आप यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे। फिर से देखो, जब उपभोक्ता की आमदनी OY1 है तो मांग की मात्रा OQ1 है। OY1 पर मांग की मात्रा OQ1, ठीक है। जब OY1 से इनकम बढ़ करके OY2 हो जाता है, यहां से देखो इनकम बढ़ करके OY2 हो गया, तो मांग की मात्रा OQ1 से घट करके बढ़ करके नहीं, मांग की मात्रा OQ1 से घट करके OQ2 हो जाता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर OQ2 यहां पर क्यों लिख दिया? यहां पर 1 लिखते हैं, यहां पर 2। देखो स्थितियों के अनुसार लिखा है।
इनकम बढ़ने से डिमांड कम हुआ है, तो बाद में स्थिति जो आती है उसको Q2 लिख दिए। बात समझ आया, चाहे तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो। क्लियर है? तो यहां पर आय और मांग के बीच में कैसा संबंध दिखा? ऋणात्मक संबंध दिखा, इसलिए कहेंगे ये ऋणात्मक प्रभाव को दिखाता है। ये बातें हो गई क्लियर, ठीक है ना? अब यहां से देख लो एक अप्रोच जो मैंने आपको बता दिया पूरे के पूरे क्लास के अंदर। अब कोई भी सिद्धांत या नियम से संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी नियम को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसके क्या स्टेप्स हैं, क्या तरीके हैं, तो यहां पर देख लो अर्थशास्त्र के अंतर्गत कई सारे नियम या फिर सिद्धांत वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्रमबद्धता को जरूर ध्यान में रखिए कि हर एक जो नियम या सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका क्या स्टेप होता है। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे मान लीजिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मान लीजिए आपसे पूछा हुआ है, ठीक है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, व्याख्या करिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, अब क्या करोगे? क्या केवल स्टेटमेंट लिख करके आ जाना है कि मांग का नियम की तरह, या फिर मान लीजिए कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पूछा है, इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई उपभोग करने से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटते चली जाती है, इस नियम को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। क्या इतना लिखने से काम चल जाएगा? नहीं, इसमें क्या करने होंगे? जो मैंने अभी बात कहा है, स्टेटमेंट बोला है, वो तो रहेगा ही रहेगा, जिसको हम कथन कहते हैं। तो सिद्धांत का या नियम का कथन तो रहना ही है। उसके बाद इस नियम या सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, चूंकि इकोनॉमिक्स में जितने भी सिद्धांत या जितने भी नियम हैं उन हर एक नियमों में आपको सिद्धांत के साथ में क्या दिखेगा? एजम्पशंस, मान्यताएं, ठीक है? कोई भी नियम ले लीजिए इकोनॉमिक्स के अंदर में, उसमें आपको सिद्धांत या मान्यताएं जरूर मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के नियम उतने ज्यादा ठोस नहीं होते जितना प्राकृतिक नियम ठोस होता है। जैसे ठंड के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, ये सब जो आते रहता है, ऐसा प्रकृति का नियम है। इकोनॉमिक्स का नियम इतना ज्यादा ठोस नहीं है, इसमें इसीलिए बहुत सारे एजम्पशंस हैं, बहुत सारी मान्यताएं ली गई है, यानी कि वो मान्यता अगर खत्म कर दिया जाए तो नियम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए? चाहे तो उत्पादन फलन हो, या फिर मांग का नियम हो, पूर्ति का नियम हो, या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो, सारे नियम और सिद्धांत इकोनॉमिक्स में जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मान्यता पर ही आधारित हैं। तो मान्यता को आप टू दी पॉइंट लिखेंगे, एक लाइन से ज्यादा नहीं। एक लाइन कहने का मतलब है एक लाइन आपने यहां से शुरू करा और मान लीजिए कि यहां पर आकर के द एंड, ये हो गया एक लाइन। आप ये मत कहना कि सर 3 लाइन है। दूसरा, आपने ऐसा लिखा एक लाइन में बातें खत्म, ऐसा करिए। तीसरा, आपने लिखा ऐसा कुछ, ये 2 लाइन में जा रहा है लिखने के बावजूद, लेकिन ये है एक ही लाइन, क्योंकि फुल स्टॉप सिर्फ एक ही बार हो रहा है। ठीक है ना, ये बातें आपने समझ लिया है। तो मान्यता हमेशा कैसा लिखेंगे? बुलेट लाइन में टू दी पॉइंट। तालिका और रेखा चित्र जरूर दिखाइए, क्योंकि आपको कथन से ही पता चल गया है कि जैसे जैसे किसी एक ही तरह की वस्तु का हम उपभोग बढ़ाते जाते हैं, मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटते चली जाती है। तो आप तालिका में भी उस चीज का वर्णन जरूर करिए। ठीक है, जो चीजें आपने तालिका में दिखा दिया है, अब चूंकि आपको मालूम है कि आप 2 वेरिएबल तो लेंगे ही, जैसे उपभोग की इकाई और सीमांत उपयोगिता, तो यहां पर उपभोग की इकाई एक्स एक्सिस पर चला जाएगा और जो सीमांत उपयोगिता है वो वाई एक्सिस पर रहेगा, और यहीं से आपका जो है डायग्राम बन करके हो जाएगा तैयार, यानी कि तालिका और रेखा चित्र बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है? आप उसके बाद एक्सप्लेन करिए कि तालिका और रेखा चित्र में कौन सी चीजें कहां पर शामिल है। लेकिन एक लॉजिक तो मैं आपको देने वाला हूं। पूरे के पूरे सिद्धांत में एक ही बात आपने लिखा होगा, जो कि मूल विचार है आपका स्टेटमेंट यानी कि कथन। उस कथन को लेते हुए ही, कथन को शामिल करते हुए ही आपका जो आंसर है वो एंड होना चाहिए। यानी कि लास्ट में आपको फिर से बता देना है कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटते जाती है। इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। जब एक इकाई का उपभोग किया, जब एक रोटी खाया, मम्मी ने आपको एक रोटी खिलाया, आपने कहा मम्मी बहुत मजा आया, यानी कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए 50 है। दूसरी बार रोटी मम्मी ने फिर से दिया और फिर आपने खाया, मम्मी को आपने बता दिया मम्मी 30 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब पहले रोटी की तुलना में कम संतुष्टि मिला। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे भूख में तो मिटती जा रही है ना। तीसरी बार फिर से रोटी कंज्यूम किया, मम्मी को फिर से आपने बता दिया मम्मी यहां पर ना मुझे संतुष्टि 5 यूटिल मिला। अगली बार मम्मी ने फिर से एक रोटी खिला दिया, अब मैंने, यानी कि मम्मी को आपने बता दिया मम्मी अब मुझे संतुष्टि नहीं मिला, अब खाने का मन नहीं है, अब आराम करने का मन है। तो यहां पर सेटिस्फेक्शन क्या हो चुका है? 0। अब यहां पर मम्मी एक और रोटी अगर जबरदस्ती उपभोग करवा दे कि हर बार नखरे करते हो, एक रोटी और खा लो,
चांटे लगा करके ऐसे जो है खिला दी मम्मी ने, तो यहां पर आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। कुछ भी हो सकता है, माइनस में कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 20, 50, 100 कुछ भी। अब आपका इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सीने में जलन या कुछ ऐसा है ना, समझ पा रहे होगे, मतलब तबीयत बिगड़ने लगी आपकी, वो यही यूटिलिटी है जिसको हम कहेंगे ऋणात्मक उपयोगिता। तो आपने क्या देखा, उपभोग की इकाई में वृद्धि के साथ साथ सीमांत उपयोगिता क्या हुई है, घटती चली गई है। और इसी चीज को जब आप टेबल में दिखाओगे, डायग्राम में भी इसी से डायग्राम तैयार करना है। समझ आया ये पूरी बात? तो यहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सारी बातें बताई है। अगर आपको लगता है कि सर कुछ मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तो उन सवालों से पहले ही मैं आपको आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूं। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना कि सर मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं आंसर राइटिंग तो अब कर लूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस तो आ गया, मुझे कैसे लिखने हैं, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि असल में मार्जिन कितना छोड़ना है, एक क्वेश्चन के बाद गैप कितना छोड़ना है। ये सारी बातें मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखो। सबसे पहले कुछ बच्चे कहते हैं सर आंसर राइटिंग लिखते समय हमारी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो हैंडराइटिंग पर कोई खास ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आप आंसर राइटिंग जैसा भी करो, बट हां ध्यान रखना ऐसा जो है हैंडराइटिंग होना चाहिए ताकि सामने वाले इंसान को, यानी कि कोई दूसरे इंसान को अच्छे से बात समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। बस इतना सुंदरता होना काफी है, ठीक है? उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यह जरूर लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का नंबर जरूर दीजिएगा, यानी कि प्रश्न संख्या जरूर लिखिए, नहीं तो आपका पूरा का पूरा आंसर राइटिंग चौपट हो जाएगा, अंक कट जाएंगे, पूरे मिलेंगे भी नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं, ठीक है? तो प्रश्न संख्या जरूर लिखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है। उसके बाद उत्तर को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखिए, ज्यादा कटिंग आपको नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को जो आपकी कॉपी को जांचेगा वो आपका चेहरा नहीं देखा हुआ है कि आप कितना गोरा नारा है, कितना साफ स्वच्छ छवि वाले हैं, आपका व्यवहार कितना अच्छा है, ये सब नहीं देखता, वो तो कॉपी देखेगा, और कॉपी की शक्लें अच्छी होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो भी आपको लगता है कि सर मैंने हाईलाइटेड बातें लिखी है, वो कहानी लिखी है जो असल में होनी चाहिए, तो आप उसको हाईलाइट जरूर करिए। हाईलाइट मतलब कहने का ये नहीं कि हाईलाइटर से अंडरलाइन करना सीखिए, आप उसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद समय का सही तरीके से पहले ही विभाजन कर लीजिए कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन में लगभग मुझे इतने समय लगेंगे, अप्रॉक्स निकाल लीजिए कि कितना समय लगेगा एक क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ही आप आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। नहीं तो पता चला कि शुरुआती वाले क्वेश्चन में तो आपने बहुत सारा समय दे दिया और आखिरी क्वेश्चन आते आते पता चला कि अब समय ही नहीं रहा। तो समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा से आपको समय देगा। अभी से ही समय को मैनेज करने का अच्छा तरीका है कि आप मॉडल पेपर को सॉल्व करने एक बार बैठ जाओ, अलार्म लगा लो अपनी मोबाइल में या घड़ी में जैसे भी, और देखो कि 3 घंटे के अंदर वो पेपर सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय नहीं लेना है, क्योंकि 15 मिनट तो आजकल आपको एक्स्ट्रा समय दे रहा है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? और 2-3 बार अभ्यास करेंगे ना तो हो जाएगा। मैंने देखा है, मैं खुद क्लास 12वीं में जब था, इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन जब एग्जाम था ना मेरा नेक्स्ट डे, उससे एक दिन पहले ही मैंने 16 बार रिवाइज करा था। ये बातें ध्यान से सुन लीजिए, 16 बार, 16 बार मतलब 16 बार मैंने काउंट करके करा था, इसलिए 16 बार कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे जुबान पर आ गया तो इसलिए मैं बोल दूंगा, नहीं, मैंने 16 बार किया था। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो वो भी मेरे पास अभी सुरक्षित है ठीक है? अब यहां पर देखोगे, समय का सही से विभाजन करिए, सही से विभाजन करिए मतलब कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला है, अप्रोक्सीमेटली आप डिवाइड कर लो, ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आखिरी बार कह रहा हूं, जब आपका पूरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो गया, रिलैक्स कर रहे हो, ध्यान से एक बार दोबारा से बचे हुए जितने भी शेष समय हैं, एक बार अपनी कॉपी के आंसर राइटिंग पढ़ करके देखो कि कौन सा क्वेश्चन छूट गया है। देखो ये कि कहां पर फॉर्मूले होने चाहिए थे और मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे, कहां पर डायग्राम होना चाहिए था और डायग्राम नहीं लिखा। डायग्राम बनाते वक्त मैंने एक्स एक्सिस पर क्या लिखना था, वाई एक्सिस पर क्या लिखना था, लिखा ही नहीं। इन सब सारी चीजों को ध्यान देने की समय वही होता है जब आखिरी बार आप विक्षक मतलब जो आपके गाइडिंग में होते हैं एग्जाम सेंटर पर, उनको कॉपी सौंपने से पहले ही आप देख लीजिए कि उत्तर पुस्तिका में आपने क्या क्या गड़बड़ी किया है, क्या बातें रह गई है, एक बार अच्छे से जांच कर लीजिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको तो साझा कर दिया है, वरना मैं इतनी लंबी वीडियो जाने के लिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि शॉर्ट में बातें समझना चाहिए, लेकिन आज इतनी थोड़ी सी लंबी वीडियो में इतनी डिटेल में गहराई से चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भविष्य
इसी अंकों से आपको जानेगा। सो पूरा का पूरा मैंने ब्यौरा आपको दे दिया है, डिटेल जानकारी दे दिया है। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो कर लेंगे, मैंने जिस एनर्जी के साथ ये सारी बातें स्टेप वाइज बताई है, कैसे आंसर का लिखने का तरीका होगा, आप उत्तर लेखन का शैली कैसे बेहतर कर सकते हो, इस पर मेरी ये पूरी वीडियो अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है, तो एक बार कह रहे ईमानदारी से आप एग्जामिनेशन में अप्लाई तो करके देखो, है ना, रुख बदल जाएगा। ठीक है। सो आज इन्हीं सारी वीडियो और बातचीत के साथ इस वीडियो के अंदर रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप एग्जाम में फोड़ने वाले हो, आपके पास एनर्जी है, उत्साह है, जोश है, जुनून है और पेरेंट्स का आशीर्वाद है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।